दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाने और सीखे। बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें हमको, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज वैसे ही जोड़ रोग या हड्डी में होने वाले एक ऐसा ही रोग के बारे में फिर से चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश और स्वागत है एक और छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है गाउट, या बोल सकते हैं आयुर्वेद की भाषा में वातरक्त। गाउट एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे छोटे जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर होने वाले रोग हैं, और ये मैक्सिमम टो से शुरू होता है। और इसमें क्या होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है और हमारे शरीर के अंदर बनने वाले कई टॉक्सिन में से एक टॉक्सिन इसका कारण होता है। तो ये होता क्या है, गाउट होता क्या है? गाउट को अगर हम सिंपल भाषा में कहें, हमारे और आपके समझने की भाषा में, मैं आपको कैसे समझाऊंगा गाउट क्या है। गाउट को सिंपल भाषा में बोलते हैं जी आउट। जी को अलग कर लेते हैं, आउट को अलग कर लेते हैं। जी आउट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब खड़े होने की जो क्षमता है, जिसके ग्रेविटी की वजह से आप खड़े होते हैं, उसको आउट करते हैं, वो होता है गाउट। मतलब जब भी गाउट से इन्फेक्शन हो जाएगा, आप स्वच्छ तरीके से, अच्छे तरीके से खड़े होकर चलने में असमर्थ हो जाएंगे। इसको आयुर्वेद की भाषा में वात रक्त भी बोलते हैं, यानी कि रक्त के अंदर वात की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारे जोड़ों में एक प्रकार का क्रिस्टल जमने लगता है। ठीक है, वही क्रिस्टल कहलाता है गाउट। तो गाउट हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, यानी कि एलोपैथ की भाषा में बोलते हैं। आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं हम उसको वात रक्त। अब बात आती है कि वात रक्त होता क्या है, से है, क्यों होता है। तो हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे डिफॉर्मिटी होती हैं या गंदगी पाई जाती है जो कि हम की वातावरण से, खाने पीने में, प्रदूषण से हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। और वो चीज़ क्या करता है, मल मूत्र और यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। मतलब कि मल मूत्र और स्वेट, पसीना जो हमें आता है उसके थ्रू बाहर जाता है। और कुछ ऑक्सीजन गैसेस वगैरह होता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, वो हम सांस के थ्रू एक्सहेल करते हैं, बाहर करते हैं। इसी में से एक तत्व होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर में पाया जाता है, सबके है, लेकिन हमारी किडनी के द्वारा फिल्टर करके बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, यूरिक एसिड बनने की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब इतना ज़्यादा बनती है, इतना ज़्यादा बनती है कि हमारे किडनी खुद ही फेल हो जाता है कि हम कैसे इसको फिल्टर करें। तो फिर वो क्या करता है, रक्त के अंदर बढ़ता रहता है। रक्त के अंदर बढ़ने से क्या होता है, उसकी जो टेंडेंसी है तो बहुत हैवी होती है, भारी होती है। और हमारी, आपको पहले ही पता होगा कि हमारे जो जितने भी जोड़ होते हैं, चाहे ये जोड़ हो, ये जोड़ हो, या कंधा हो, या ये हो, एल्बो हो, सबके अंदर जहाँ भी ज्वाइंट होता है वहाँ पे कार्टिलेज जरूर पाई जाती है। ठीक है, जब कार्टिलेज पाई जाती है तो वो क्या करता है, सुई नुमा संरचना क्रिएट करने लगता है। जैसे एक रेत देखे ना, रेत रेत की तरह संरचना से क्रिएट करने लगता है। वो हमारे जॉइंट्स में जा करके जमने लगता है। जब जमने लगता है तो धीरे 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 धीरे, जब शुरुआती लक्षण क्या होता है, शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता है, एक थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर हम दवाई ले लेते हैं तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन लगातार जब ऐसी स्थिति बनी रहती है तो क्या होता है, उसमें पेन बढ़ने लगता है। जब पेन बढ़ने लगता है तो हमें दिक्कत और डिफॉर्मिटी आने लगती है। चलिए, ये था एक मोटा मोटा सा गाउट के ऊपर चर्चा। अब इसके कारण क्या है, होता क्यों है गाउट। तो गाउट या वात रक्त जब भी होता है, इसका मेन कारण होता है हमारा अनियमित खान पान। ठीक है, दूसरा है हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें को कंज्यूम करना, एल्कोहल कंज्यूम करना। ठीक है, तो हाई शुगर कंटेंट यानी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिठाई खाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन करना या गुड़ का सेवन करना, ये सब चीज़ें। दूसरा होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह का हाई मात्रा में सेवन करना। कुछ ऐसे तत्व होते हैं हमारे खान पान में भी, जैसे बीज वाले सब्जियां को ज़्यादा सेवन करना, जैसे कि हो गया बैगन, शिमला मिर्च इत्यादि, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो टमाटर, इन सब में जो बीज पाए जाते हैं वो यूरिक एसिड की मात्रा को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब बात रही कि और क्या क्या कारण होते हैं। शराब, जब भी हम शराब वगैरह पीते हैं, वो क्या करता है, यूरिक एसिड की फिल्टर किडनी को नहीं करने देता है। फलस्वरूप किडनी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। जब भी हम पिज्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें का सेवन करते हैं, मोमोज, मैगी, जो मैदे से बनी होती है,
वाइट फ्लोर से बनी होती है, उसका पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, और जब भी वो बनता है तो उसमें एजिनोमोटो की मात्रा कुछ ना कुछ जरूर रहती है। तो वो भी कारण एक होता है हमारे शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने का। नेक्स्ट है एल्कोहल, तो बता ही दिया था मैंने, एल्कोहल भी एक कारण होता है। नेक्स्ट है रेड मीट। रेड मीट का मतलब होता है कि जो मांस मछली का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं उसके अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ने की क्षमता होती है। वो बॉडी में जाकर के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। नेक्स्ट है तली भुनी चीज़ों का अत्यधिक मात्रा में सेवन। तली भुनी चीज़ों को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं पकौड़े बाहर का खाना, या चिकन मटन को पकौड़े के रूप में लेना, या रेगुलर ऑयली फूड का सेवन करना। पिज्ज़ा बर्गर भी आज के डेट में बनते हैं तो वो भी ऑयल में फ्राई करके बनते हैं। ये सारी चीज़ें भी कारण होते हैं यूरिक एसिड के बढ़ने का। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो भी हमने बताया ये सारे कारण हैं हमारे शरीर में गाउट या यूरिक एसिड को बढ़ाने के। ठीक है, कुछ चीज़ों में देखा गया है, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जिसमें क्या होता है पारिवारिक कारण होता है, जिसको बोलते हैं हेरिडेटरी। वो भी एक कारण होता है यूरिक एसिड की मात्रा वंशानुगत आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट होता है, अब हम आते हैं चर्चा करते हैं इसके लक्षण क्या दिखते हैं हमारे शरीर में, क्या ऐसी चीज़ दिखे जिससे हमें पता चले कि ये गाउट है। तो गाउट में क्या होता है, हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उस पर सुई नुमा, ऐसे लगता है कोई सुई चुभ रहा है, वैसा पेन होता है। कब फील होता है, सुबह जब जगते हैं तब जब शुरुआत होती है। इसके जब फर्स्ट स्टेज होता है तब हमें फील होता है कि यार क्या हो रहा है। सुबह उठेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जो हमारे जोड़ हैं बिल्कुल जाम हो गए, खुल ही नहीं रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अब क्या करो, या खड़े होते ही लड़खड़ा जाता है आदमी। ये क्या होता है, शुरुआत होती है यूरिक एसिड का इंक्रीमेंट का। ये एक लक्षण है, प्राइमरी लक्षण है ये, जिससे हमें पता चलता है कि हम ऐसे रोग की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, जो शुरुआती लक्षण होते हैं तो ऑन ऑफ होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। लेकिन जब यही थोड़ी मात्रा में बढ़ जाता है, मतलब इसका इन्फेक्शन लेवल जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो जब सेकेंडरी स्टेज में आता है तो हमारे जो जोड़ होते हैं, जितने भी ये जोड़ होते हैं, ये जोड़ होता है, ये जोड़ होता है, यहाँ पे यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं और यहाँ सूजन आने लगती है, स्वेलिंग होती है, इसके बाद यहाँ पर रेडनेस आने लगती है, पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगता है। इसके बाद क्या होता है, इसकी जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगती है, मूवमेंट बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हो ही नहीं रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं जब थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब सेकेंड स्टेज होता है। और सबसे पहले इसका लक्षण दिखता है हमारे बिग टो, यानी कि जो पैर के घुटना अंगूठा है, ठीक है, टो है, उसके जो ये जॉइंट है यहाँ से जो शुरू होता है वहाँ पे दिखना शुरू होता है। नेक्स्ट होता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे ये सूजन दिखाई देने लगती है। सूजन दिखाई देने के बाद स्थिति ये ऐसे होने लगती है, मतलब कि डिफॉर्मिटी चेंजेस आने लगती है। ये क्यों होता है, जैसे ये जॉइंट है, जॉइंट में दो पार्ट होते हैं, एक लेटरल साइड एक मीडियल साइड। मान लीजिए अगर लेटरल मीडियल साइड में इस साइड में कोई डिपोजिशन शुरू हो जाता है यूरिक एसिड का, तो ये क्या करेगा, उसकी गैप को बढ़ाते जाएगा। तो ये हमारी उंगली जो सीधी हो धीरे 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 ऐसे ऐसे आने लगेगी। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, ऐसे टेढ़ी होने लगेगी। ये चीज़ होता है थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में बिल्कुल ये टेढ़ा हो जाता है, फिर आदमी ऐसे ऐसे चलता है। ये सारे स्टेजेस होते हैं। यूरिक एसिड की मात्रा जब लगातार बढ़ती जाती है तो स्वेलिंग दिखाई देगा, सूजन दिखाई देगा, वहाँ पे रेडनेस होगी, पेन होगा, स्टिफनेस होगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, और बुखार भी आता रहता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये सारे लक्षण इस चीज़ के होते हैं। अब आते हैं कि इसका उपाय क्या किया जाए, मतलब इसके बचाव कैसा किया जाए। दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ जानकारी के लिए बना रहा हूँ, हमारे आपको समझने के लिए बना रहा हूँ। ये कोई इलाज नहीं बता रहा हूँ, मैं एक मोटा मोटा लक्षण और चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको जानकारी हो कि मैं किस रोग की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बचाव के दो चीज़ें होती हैं। इसका जो उपचार है उसमें सभी व्यक्ति अपने अपने तरीके से उपचार करते हैं, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो। होम्योपैथ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, एलोपैथ और आयुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो अब बात करते हैं एलोपैथ में। एलोपैथ में हम क्या करते हैं, एनेस्थेटिक मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसके अंदर देते हैं, स्टेरॉयड चलाते हैं, ठीक है, पेन किलर्स देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं, जिससे कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो। कई जगह स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जोड़ों के अंदर,
कि इसका रिस्ट्रिक्शन कम हो और पेशेंट रिलीफ रहे। आयुर्वेद में हम क्या करते हैं? आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार चर्चा है इसके उपचार की। तो उसमें क्या है, आयुर्वेद में सर्वप्रथम हम पेशेंट की कंडीशन के अनुसार विरेचन प्रक्रिया देते हैं, या पेशेंट विरेचन नहीं करने लायक है तो उसे बस्ती प्रक्रिया देते हैं। लोकल लोकल जहाँ पे इन्फेक्शन साइट ज़्यादा है वहाँ पे पत्र पोटली या पोटली श्वेत का सेवन करते हैं, देते हैं पेशेंट को, मसाज देते हैं। इसके बाद में नाड़ी स्वेदन देते हैं, और इसी तरीके से अन्य जो बस्ती प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ करते हैं। ज़रूरत होती है तो रक्त मोक्षण भी देते हैं, अग्निकरण भी करते हैं। ये सारे प्रोसीजर आयुर्वेद में बहुत विस्तृत प्रोसीजर्स हैं। ये सारे प्रोसीजर्स करके मरीज को हम आराम देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आपको कौन सी तरीके यूज करना है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। अगर गाउट के प्राइमरी स्टेज में आप आयुर्वेद में आते हो तो वो चीज़ें तुरंत ही सुधर जाती है और चीज़ें अच्छी हो जाती है। लेकिन पेशेंट धीरे 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 एलोपैथिक पेन किलर्स ले लेके अपने आप को ख़राब कर लेता है, और जब स्थिति आती है उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता, तब आयुर्वेद के शरण में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आयुर्वेद की तरफ से आ रहे हैं तो शुरुआती लक्षण में ही आ पाएंगे, तो फिर वो परमानेंट ठीक हो जाएगा कुछ थोड़े समय में ही। तो रोग को बढ़ाइए नहीं, उसका जल्दी से इलाज कराइए। और जब भी रोग से इलाज कराएं, गाउट का या कोई भी XYZ हो, एक रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही सलाह लें, या जिसके बारे में आप जानते हैं कि हाँ ये रजिस्टर्ड डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसी से सलाह लेके आगे की ओर बढ़ें। ऑनलाइन वीडियो देख के दवाइयाँ मंगा करके अपना इलाज नहीं करें। दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश हूँ और मैं भी ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा या स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस पर व्हाट्सएप करके आप हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं और जो दवाइयाँ होती हैं आपके घर सीधे भिजवा दी जाती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और आपको अगर और भी कोई वीडियो जाननी होगी, ठीक है, या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, तो मेरे को बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आपकी जानकारी को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।